हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज मैं हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने आया हूं। आप जो है इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फटाफट इसको जो है लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि जो पेट की परीक्षाएं, आगामी पेट की परीक्षा में जो बैठने वाले विद्यार्थी हैं उनको भी इससे अधिक लाभ हो। टीजीटी, पीजीटी और नेट, जेआरएफ जैसे महत्वपूर्ण, यूपी टेट, सुपर टेट जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो चलिए सेशन का पहला प्रश्न शुरू करते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है, कहता सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, या डी नंबर कह रहा है क्रिस्ट की सभ्यता। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा और सी गलत हो जाएगा। क्रिस्ट की सभ्यता यहाँ पर कह रहा नहीं थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता क्रिस्ट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता एवं चीन की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं थी, जिनमें से क्रिस्ट की सभ्यता इसकी सभ्यता नहीं थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न में प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो यहाँ पर जो है सर जॉन मार्शल, बी में कह रहा आर.डी. बनर्जी, सी में कह रहा ए कनिंघम और डी में कह रहा दयाराम साहनी। तो यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट ऑप्शन। ए गलत, बी गलत और सी गलत हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन पर 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है वो अगला प्रश्न कहता है कि नेक्स्ट प्रश्न है कि अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। हड़प्पा कालीन शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय ए में कह रहा है। बी में कह रहा है ब्राह्मण, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सी में कह रहा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और डी में कह रहा है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट ऑप्शन। ए गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा और डी इसका गलत हो जाएगा। हड़प्पा कालीन समाज विद्वानों, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। सबसे प्रभावशाली वर्ग व्यापारियों का था। हड़प्पा नगर के दुर्ग के बाहर मिले सार्वजनिक अन्नागार के पास मिले निम्न स्तरीय आवासों से प्रतीत होता है कि उसमें दास या मजदूर रहा करते होंगे। तो इसका वी इज द राइट ऑप्शन। वी फॉर बॉम्बे इज द राइट ऑप्शन। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए फॉर अमेरिका इज द राइट ऑप्शन। बी गलत, सी गलत और डी गलत। तो यहाँ पर सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थान पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का एक बड़ा नगर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न में कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। 1935, 1942, 1901 और 1921 में। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी फॉर डेनमार्क इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा और सी गलत हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 की अगर हम चर्चा करें, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज में सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल को खोजा गया था। यह स्थान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। चिनाब, सतलज, सिंध और रावी। तो इसका जो वास्तव में प्रश्न संख्या 6,
सॉरी अभी 6 रह गया है। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 6 में कहता है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो और सिंध। तो प्रश्न संख्या 6 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए फॉर अमेरिका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी गलत, सी गलत और डी गलत हो जाएगा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर जो था वो, अगर उसकी हम चर्चा करें, सॉरी ये प्रश्न संख्या 6 की चर्चा कर रहे हैं, तो इसका ए फॉर अमेरिका इज राइट आंसर, बी गलत, सी गलत और डी गलत हो जाएगा। यानी कि प्रश्न संख्या भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था वो हड़प्पा था। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हड़प्पा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि हड़प्पा कालीन, यहाँ पर कह रहा है प्रश्न हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर जो पंजाब या रोपड़ है वो जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। बी फॉर माम्बे द राइट ऑप्शन, ए गलत, बी गलत और इसका डी भी गलत हो जाएगा। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे पर स्थित था। रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। रोपड़ में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। यहाँ से एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है जिसमें मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता भी दफनाया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वी फॉर बॉम्बे इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है, अगला जो प्रश्न है वो है हड़प्पा किस धातु से, यानी कहता है कि हड़प्पा कालीन लोग जो है हड़प्पा वासी निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे। सोना, चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं सीसा, लोहा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डी फॉर डेनमार्क इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा और इसका सी भी गलत हो जाएगा। हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे। यह सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे को श्याम अयस कहते थे। घरों में कांसे के फल से बने हुए चाकू आदि, हंसिया, छैनी का प्रयोग बहुतायत में होता था। हड़प्पा काल में टिन बाहर से मंगाया जाता था, अतः यहाँ पर प्राप्त कांसे के औजारों में टिन का प्रयोग हुआ बहुत कम हुआ है। तो इसका डी फॉर डेनमार्क इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला कहता है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो। यहाँ पर देखिए अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि अगला जो प्रश्न है कहता है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए। वह उत्खनन के कारण कह रहा है, वह उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो यहाँ पर अब एक तो कथन है, दूसरा कारण है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रश्न संख्या 9 का बी में कह रहा है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही इस व्याख्या नहीं करता। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए फॉर अमेरिका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी गलत, सी गलत और डी गलत, यानी कि ए गलत, ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो नगर अब विलुप्त हो गए हैं तथा उनकी खोज उत्खनन के दौरान हुई थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खोज क्रमशः 1921 एवं 1922 में हुई थी, अतः ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए फॉर अमेरिका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वेदत्रयी से एक प्रश्न आया है, कहता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अगला कह रहा है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और जो नेक्स्ट है वो अगला जो कह रहा है इसका ऑप्शन आगे है, ये ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए फॉर अमेरिका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदत्रयी के नाम से जाना जाता है। तो ए फॉर अमेरिका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी गलत हो जाएगा और इसका जो है सी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, इसलिए ए फॉर अमेरिका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ए में कह रहा है इंद्र के लिए, बी में कह रहा है अग्नि के लिए,
सी में कह रहा है वरुण के लिए और डी में कह रहा है सोम के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात ए फॉर अमेरिका इज द राइट ऑप्शन। बी गलत, सी गलत और इसका डी गलत हो जाएगा, ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। यह ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे प्रतापी देवता था। इसे पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। यह युद्ध नेता के रूप में भी चित्रित है। इंद्र पर 250 सूक्त हैं। इंद्र शक्ति, नैतिकता एवं न्याय का देवता था। इंद्र को पुरंदर, पुलवी, पुरभिद तथा अत्सुजीत भी कहा गया है। बढ़ते हैं सेशन के अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगले प्रश्न में कहता है कि गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र यहाँ पर संबोधित है गायत्री मंत्र, तो इसके कह रहा है ए में ऋग्वेद में, सी उपनिषद में और डी में कह रहा है भगवत गीता में। तो 12 का ऋग्वेद में गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित का उल्लेख है। इस मंत्र में 24 अक्षर हैं। इसमें 8 अक्षरों के 3 चरण हैं। यह मंत्र सवित्र देवता एवं सवित्र देवी को संबोधित करता है। ऋग्वेद के 3 मंडल के गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ऋषि ने की थी। सैद्धांतिक रूप से चारों वेदों में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए फॉर अमेरिका इज द राइट ऑप्शन। बी गलत, सी गलत और डी गलत हो जाएगा, ए सही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कह रहा है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ, यहाँ पर जो है चर्चा करेंगे त्रिपिटक की। त्रिपिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं। तो यहाँ पर कह रहा है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का और हिंदुओं का। तो प्रश्न संख्या 13 में बौद्ध धर्म के ग्रंथों को पिटक कहा गया है। इनके नाम विनय पिटक, शुद्ध पिटक तथा अभिधम्म पिटक हैं। इन्हें संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहते हैं। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म अर्थात बी फॉर बॉम्बे द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए गलत, सी गलत और डी गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं सेशन के अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि बौद्ध ग्रंथों पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है। ए में कह रहा है संस्कृत में, बी कह रहा है अर्धमागधी में, सी कह रहा है पाली में और डी कह रहा है प्राकृत। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 14 का जो प्रश्न संख्या है वो सी फॉर चेन्नई इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा और इसका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। गौतम बुद्ध के बाद उनकी शिक्षाओं को विभिन्न बौद्ध संगीतियों में संकलित कर 3 पिटकों पिटारियों में विभाजित किया गया है। इन त्रिपिटकों की रचना पाली भाषा में की गई है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी फॉर चेन्नई इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। आनंद, सारिपुत्र, मोगलान और सुभद्र। तो यहाँ पर आपको जो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न संख्या 15 का वो सुभद्र हो जाएगा। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट ऑप्शन। ए गलत, बी गलत और इसका सी गलत हो जाएगा। अपने अंत समय में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद नामक सुनार के यहाँ पावा में ठहरे थे। यहाँ चुंद द्वारा अर्पित सूकर माओ नामक भोज्य सामग्री ग्रहण करने के बाद ये पावा से कुशीनगर चले गए। कुशीनगर में 563 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हो गई। मृत्यु से पूर्व गौतम बुद्ध द्वारा सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया गया। इस प्रकार बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। और प्रश्न संख्या 16 में कह रहा है कि किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया। ए में संस्कृत, बी में प्राकृत, सी में पाली और डी में सौरसेनी। तो यहाँ पर सी का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी फॉर चेन्नई राइट आंसर, अर्थात जो है पाली भाषा में किया गया। ए गलत, बी गलत और इसका डी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म के आरंभ में जनसाधारण की भाषा पाली थी। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जनता के बीच पाली भाषा का प्रयोग किया गया, जिसके कारण बौद्ध धर्म तेजी से फैला। बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों की रचना भी पाली भाषा में हुई। अतः बौद्धवाद के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग अधिक किया गया। तो इसका सी फॉर चेन्नई इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या बहुत ही इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। आप इनको जो है लाइक करें और अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके।
चलिए बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही नहीं है? उसने वर्ण एवं जात को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि की चुनौती दी, उसने कुछ एक शिल्पों को हीन या निम्न माना। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन बता दें, प्रश्न संख्या कूट की चर्चा कर रहा है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो तीनों हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने तीनों का प्रयोग किया, अर्थात इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी फॉर चेन्नई राइट ऑप्शन, ए गलत, बी गलत और डी गलत हो जाएगा। बौद्ध धर्म ने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को अस्वीकार कर दिया, जबकि वर्ण तथा जात की स्थिति को स्वीकार किया है। बौद्ध धर्म के कुछ एक शिल्पों को हीन माना है। बौद्ध धर्म के विस्तार का मुख्य कारण महिलाओं एवं शूद्रों को भी धर्म की दीक्षा देना था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी फॉर चेन्नई इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी, गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी, और 3 में कह रहा है 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। इन कथनों में से कौन सा से सही है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा इसमें सही है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्धमान महावीर की माता लिच्छव शासक चेटक की पुत्री थी, ये गलत है, जबकि दूसरा और तीसरा सी फॉर चेन्नई इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात सी इसका सही हो जाएगा, ए गलत, बी गलत और इसका डी गलत हो जाएगा। तो सी फॉर चेन्नई इज द राइट ऑप्शन। वर्धमान महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये काशी के इक्ष्वाकु नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। तो इसका सी फॉर चेन्नई इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, यहाँ पर कहता है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कश्मीर काल में जो बौद्ध की संगीत की वो थी वह सुमित्र ने किया था, अर्थात डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर, ए गलत, बी गलत और इसका सी भी गलत हो जाएगा। तो डी में कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। यह बौद्ध संगीत 102 ईस्वी में हुई थी। इस बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस संगीत में विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना हुई थी। इस संगीत के बाद से बौद्ध धर्म में संस्कृत भाषा का प्रयोग आरंभ हो गया था। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 28 की ओर बढ़ते हैं। और प्रश्न संख्या 28 में कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए। यहाँ पे कह रहा है सूची महावीर के नाम केवलिन, जिन, महावीर, निर्ग्रंथ, पूर्ण ज्ञानी, इंद्रियों को जानने वाला, अपरिमित, पराक्रमी और बंधन रहित। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो इसका राइट ऑप्शन जो होगा यानी कि केवलिन, केवलिन का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान, तो इसका ये सही हो जाएगा। और बी में जिन, इंद्रियों को जीतने वाले को जिन कहा गया। महावीर, अपरिमित पराक्रमी को महावीर कहा गया। और इसके बाद निर्ग्रंथ या जो बंधन रहित होते हैं उनको निर्ग्रंथ कहा गया। अब पहले का अब देखते हैं कि ए का प्रश्न संख्या ए में देखते हैं कि ए का पहला, बी का दूसरा, सी का, तो इसका ए फॉर अमेरिका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका जो बी गलत, सी गलत और डी भी गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं सेशन के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है कि अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें कूट है, इसमें भी कूट को मिलाना है और इसको सुमेल करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए। महाभिनिष्क्रमण का और सूची 2 में है गृह त्याग की घटना, बी में संबोधि और दूसरे में ज्ञान की प्राप्ति की घटना, सी में धर्मचक्र प्रवर्तन, तो उधर सारनाथ में प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना। देखिए इसका जो सही ऑप्शन महाभिनिष्क्रमण यानी कि बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, तो ए का पहला सही हो जाएगा। संबोधि, ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया है। और धर्मचक्र परिवर्तन, सारनाथ में प्रथम उपदेश जो दिया था उसको जो है धर्मचक्र के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर महापरिनिर्वाण यानी जहाँ पर मृत्यु हुई उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। तो पहले ए बी सी डी 1 2 3 4 क्रम्स है, तो ए फॉर अमेरिका इज द राइट ऑप्शन, बी गलत, सी गलत और इसका डी भी गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं सेशन के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी हमारा कूट से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। महाजनपद राजधानी गांधार
मथुरा, सूरसेन, कौशाम्बी, वत्स, श्रावस्ती और यहाँ पर कह रहा कौशल, तक्षशिला। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रश्न संख्या 22 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पर जो है ए हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसमें से पहला जो था इसमें गांधार जो है ये कहाँ की राजधानी है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, अर्थात गांधार तक्षशिला की राजधानी है, तक्षशिला। और जो तक्षशिला की राजधानी है सूरसेन जो राजधानी है वह मथुरा की राजधानी है, और सी में वत्स जो है कौशाम्बी की राजधानी है, और डी में यहाँ पर कह रहा है कौशल श्रावस्ती की राजधानी है। तो इसका ए फॉर अमेरिका इज द राइट ऑप्शन, बी गलत, सी गलत और इसका डी भी गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न कहता है हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुणिक या कुणिक कहा जाता था। तो इसका ए में कह रहा बिंबिसार, बी में कह रहा उदयन, सी में कह रहा अजातशत्रु और डी इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं प्रश्न संख्या 23 में बिंबिसार हर्यक वंश का स्थापना 544 से 412 ईसा पूर्व का संस्थापक कहा जाता है। हर्यक वंश की राजधानी गिरिब्रिज राजगृह थी, और बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा कर दी गई थी। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। उसने अपने पिता की हत्या गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के परामर्श पर कर दिया था। तो यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी फॉर चेन्नई द राइट ऑप्शन, ए गलत और बी गलत इसका हो जाएगा। बढ़ते हैं सेशन के अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो प्रश्न है उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका, तक्षशिला, कानकुब्ज और धान्यकटक। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं उज्जैन का प्राचीनतम जो नाम था वो अवंतिका था, अर्थात ए फॉर अमेरिका द राइट ऑप्शन, बी गलत, सी गलत और इसका डी गलत हो जाएगा। उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंती या अवंतिका था। यह पश्चिमी भारत का एक प्रमुख जनपद था। अवंती के दो भाग थे, उत्तरी एवं दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन तथा दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी। अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत था। चंद्रप्रद्योत के पांडु या पीलिया रोग से पीड़ित होने पर बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को इसके उपचार के लिए भेजा था। बढ़ते हैं सेशन के अगले प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो सेशन का प्रश्न संख्या 25 है उस पर चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या सेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है जो हिस्ट्री का है। आप इसको लाइक जरूर करें और मित्रों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये सभी जितनी भी आपकी परीक्षाएं हैं सबके लिए बहुत ही उपयोगी सेशन होगा। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद, कालाशोक, घनानंद और नागार्जुन। मैं आपको बता दूं कि जो नंद वंश 344 से 321 ईसा पूर्व का संस्थापक महापद्मनंद था। इसका संस्थापक महापद्मनंद था। यह एक शूद्र था। पुराणों में महापद्मनंद को छत्रांतक या क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करके उसने एक राट एवं एक छत्र की उपाधि भी धारण किया था। तो ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा महापद्मनंद। ए द राइट ऑप्शन, बी गलत, सी गलत और इसका डी भी गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न कहता है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, सी में कह रहा है छांदोग्य उपनिषद में और डी कह रहा है संयुक्त निकाय में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे इज द राइट ऑप्शन, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा और इसका सी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों की सूची बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। 16 महाजनपदों के नाम जो हैं वो इस प्रकार से हैं: अंग, मगध, काशी, वत्स, वज्ज, कौशल, अवंतिमल, पांचाल, चेदीकुरु, मत्स्य, कंबोज, सूरसेन, अस्मक और गांधार। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और जो अगला प्रश्न है कहता निम्नलिखित में से किसे सेनिया या नियमित स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और शिशुनाग। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो स्थायी सेना या नियमित सेना रखने वाला जो शासक था वो बिंबिसार है। ए फॉर अमेरिका इज द राइट ऑप्शन, बी गलत, सी गलत और डी भी इसका गलत हो जाएगा।
तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बिंबिसार को सेनिया या नियमित स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार ने इतिहास में पहली बार स्थायी सेना रखी, इसी कारण उसे सेनिया कहा जाता है। तो बिंबिसार ने सेना में पहली बार हाथी का भी प्रयोग किया था। तो इसका ए फॉर अमेरिका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं सेशन के अंतिम प्रश्न की ओर। और आपको ये सेशन कैसा लगा, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश शासन काल में दिए गए थे। किसके शासन? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार और अकबर के शासनकाल में। तो यहाँ पर जो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे, ए फॉर अमेरिका द राइट ऑप्शन, बी गलत, सी गलत और डी गलत हो जाएगा। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए। बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व हर्यक वंश का संस्थापक था। वह स्वयं बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध तथा महावीर स्वामी का समकालीन था। बिंबिसार का उल्लेख जैन एवं बौद्ध ग्रंथ दोनों में मिलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला रही, जो कि 28 प्रश्न रहे। तो मैं इसी तरह आपको सारे विषयों के प्रैक्टिस सेट की सीरीज प्रस्तुत करता रहूँगा और आपको लाइव भी दूंगा, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पहले से जुड़े हैं तो आपको इसी तरह वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। चाहे जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हों, सबके महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा। आपकी हमेशा सभी भाई बहन जुड़े रहें मेरे साथ। मैं निरंतर प्रयास करता रहूँगा कि आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।